युद्ध का 21वां दिन। अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि आखिर इजरायल हमास की सुरंगों को कैसे तबाह करेगा। इसके लिए इजरायली सेना नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अब चर्चा यह है स्पॉन्ज बॉम्ब की। स्पॉन्ज बॉम्ब कैसे हमास की सुरंगों को तबाह करेगा, कैसे बंधक सुरक्षित होंगे, ये अब हम आपको बताएंगे। क्योंकि सीरिया में ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी हमले से कैसे अब तीसरा विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। एक और एक्सक्लूसिव खबर होगी आपके सामने, ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, और हम उन पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो विश्व युद्ध की पटकथा भी लिखते नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की भू राजनीति की भी झलक होगी आपके सामने। आपको यह पता चलेगा कि कैसे तनावों से खेलता मध्य पूर्व तीसरा विश्व युद्ध का मुनादी करता साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मध्य पूर्व में तनाव लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, अमेरिका ने ईरान पर अप्रत्यक्ष कार्रवाई की है और यही सबसे बड़ी खबर है। जहां सीरिया में अमेरिका का यह बड़ा हमला और ईरान समर्थित गुट पर अमेरिकी हमले को लेकर यह बड़ी खबर। अमेरिकी फोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी बेस पर हमलों का बदला लिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी सीरिया में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े 2 ठिकानों पर आज तड़के हवाई हमले किए। अमेरिका के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने बागमाल के पास ईरानी सेना से जुड़े हथियार और गोला बारूद के भंडार पर यह हमला किया है। ठिकाने पर ईरान समर्थित मिलिशिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक थे। हमले में कितने लोग हताहत हुए, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। हवाई हमले पिछले हफ्ते यानी 27 अक्टूबर को अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में हुए हैं। अमेरिकी बेस में हुए हमलों में करीब 24 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। और TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट अब आपके सामने, जो उन्होंने सीरिया बॉर्डर की तरफ जाते हुए फाइल की। भारतवर्ष की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर की तरफ जा रही है और सीरिया बॉर्डर की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पर देखिए कई सारे जो टैंक हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो इनको उस बॉर्डर की तरफ मूव कराया जा रहा है। ये एक नया फ्रंट है जो इजराइल के लिए खुला है, और ख़ास करके तब जब अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर अटैक किया है, उसके बाद से लगातार इस जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है। तो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं बहुत सारे टैंक के मूवमेंट, जिनको नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, जहां पर कि सीरिया बॉर्डर जो है, सीरिया बॉर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और वहीं पर हमें बहुत सारे ट्रूप्स का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर पर है और सीरिया बॉर्डर पर जब हम जा रहे हैं तो देखिए एक के बाद एक आपको बहुत सारे टैंक यहाँ पर दिखाई देंगे जिसकी मूवमेंट की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि ये वो जगह है जो नया फ्रंट इजराइल के लिए खुलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त आप देखिए एक के बाद एक जो मूवमेंट हो रही है। हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं सीरिया बॉर्डर पर, सीरिया बॉर्डर पर जहाँ पर कि अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर अटैक किया है और अब इजराइल के लिए वो एक अहम बॉर्डर हो गया है। अब तक इजराइल का हमास से, हिजबुल्लाह से सामना हो रहा था, वहीं सीरिया बॉर्डर के तौर पर एक नई चुनौती देखने को मिल रही है। खास करके ये वो इलाका है जहां पर सबसे पहले अमेरिका, इजराइल और सीरिया के बीच 1967 का जो वॉर हुआ था उसके बाद से रह रह कर ये सुलगता रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब अलग अलग फ्रंट से इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, तब सीरिया बॉर्डर एक नई चुनौती के तौर पर इजराइल के सामने खड़ा है। और इसीलिए आप देखिए कि एक के बाद एक जो लगातार अभी आप देखिए कि कैमरे पर आपको कई सारे जो टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट आप देख सकते हैं। और इजराइल सीरिया बॉर्डर से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट के जरिए ये तो हमने सुन लिया कि किस तरीके से यहाँ पर अब अलग वॉर फ्रंट को देखते हुए गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अपनी आंखों देखी बताएं, क्योंकि जितना आप इस बॉर्डर एरिया के नजदीक पहुंचे, कैसी हलचल दिखी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रातों रात जब अमेरिका ने सीरिया के इन इलाकों पर हमला किया है तो उसके बाद यहाँ पर तनाव बढ़ गया है। हालांकि अगर आप देखें तो बीते 48 घंटे में इजराइल ने भी सीरिया में, चाहे वो अलेप्पो में हो, वहाँ पर एयरपोर्ट पर या दूसरे और जगह पर हमला किया था। लेकिन उसके बाद जब ईरान के गुटों पर अमेरिका की सीधी फायरिंग हुई है, तब से इस इलाके का तनाव काफ़ी है। और इसीलिए हमने अपने कैमरे पर भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट है, चाहे वो टैंकों के हों या आर्मर्ड व्हीकल्स के हों, उनके मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे जैसे हम सीरिया बॉर्डर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, सीरिया के उन इलाकों में पहुँच रहे हैं जो तकनीकी तौर पर सीरिया के इलाके हैं, लेकिन अब वो इजराइल के कंट्रोल में है। उन इलाकों में अब तैयारी की जाने लगी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को इस बात का अंदेशा है
कि ये एक नया फ्रंट हो सकता है जहां से ईरान समर्थित दूसरे आतंकी संगठन घुस सकते हैं। और इसीलिए हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इस बॉर्डर पर यानी गोलन हाइट्स वाले, जिसे दुनिया गोलन हाइट्स के नाम से जानती है, जिसे इजराइल ने 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद जीता था और तब से वो इजराइल के नियंत्रण में है। उन इलाकों में अब इजराइल ने अपनी जो आर्मी की मूवमेंट है उसको बढ़ा दी है, अपनी तैनाती बढ़ा दी है, तो ताकि अगर कहीं इस बॉर्डर से कोई चैलेंज आए तो उसका भी सफलतापूर्वक सामना कर सके इजराइल। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, लेकिन इस बीच आपके पास जल्द लौटती हूं। बड़ी खबरें हमारे पास है क्योंकि ईरानी सेना की बड़ी तैयारी को लेकर भी आज खबर आई। युद्ध के लिए ईरानी सेना कैसे तैयार है? ईरानी सेना का 2 दिन का ये युद्ध अभ्यास और तस्वीरें जारी कर बड़ा संकेत। हालांकि सभी ब्रिगेड इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी अब कैसे तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी मैं चर्चा करूंगी। 2 खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं, लेकिन इजराइल सीरिया बॉर्डर पर मौजूद हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट को देखते हुए ये एक्सक्लूसिव जानकारियां TV9 भारतवर्ष दे रहा है। लेकिन अब इस खबर को लेकर ये समझिए कि कैसे अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती तल्खी तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही है। आपको ये बताने और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इजराइल गाजा युद्ध जिसका 21वां दिन है, लेबनान इजराइल टकराव को लेकर भी मैं चर्चा करूंगी क्योंकि हमास के हमले और इजराइल के पलटवार के बाद लेबनान बॉर्डर पर भी एक्टिविटी बढ़ गई है और यही वजह है कि हमारे सहयोगी वहां से भी लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे थे। हालांकि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायली सेनाएं एक दूसरे पर लगातार गोलीबारी कर रही थी। अब साइप्रस, जहां पर अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और यहां पर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को देखते हुए गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, हालात को समझना जरूरी है। रेड सी, लाल सागर, जहां पर अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है, यूएस नेवी ने रेड सी में अपनी प्रेजेंस को जिस तरीके से एक्सपैंड किया है, ये एक और बड़ा संकेत देखा जा सकता है। हालांकि भूमध्य सागर 2 अमेरिकी युद्धपोतों की यहां पर तैनाती। अभी तक आपको बता दें यूएस नेवी ने 40 शिप्स की अपनी फ्लीट, 3 सबमरीन्स, 35 अनमैन्ड सिस्टम, 200 जेट और 40,000 पर्सनल अपने मेडिटेरेनियन सी में ही डिप्लॉय किए हुए हैं। क्या मतलब निकलता है इसका? क्योंकि हथियारों से भरे 80 अमेरिकी बेड़े विमानों से मध्य पूर्व में भी गश्त की खबर आ चुकी है। वहीं इंपॉर्टेंट है रूस का जिक्र करना, वो रूस जो परमाणु हथियार का फुल टेस्ट कर रहा है। किंजन मिसाइल से लैस MiG-31S की भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान, यहां तक कि किंजन मिसाइल किसी भी युद्धपोत को तबाह करने में सक्षम है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट जिसको लेकर एक्सक्लूसिव जानकारियां लगातार हम आपको देते आए हैं और साथ ही ईरान का जिक्र इसलिए क्योंकि परमाणु बम बनाने की तैयारी इसकी और इराक, सीरिया, जॉर्डन में अमेरिकी ऑपरेशंस में इसकी दखल, क्या इसको लेकर भी संकेत साफ है। हालांकि सऊदी अरब का जिक्र भी इसलिए क्योंकि ईरान से दुश्मनी का ये एक नया अध्याय कह सकते हैं। और वहीं एक और वॉर फ्रंट जहां अजरबैजान, अर्मीनिया, यहां पर लगातार बिगड़ते हालात। लेकिन जिक्र करेंगे तुर्की का भी आखिर में क्योंकि मुस्लिम दुनिया का सरताज बनने के लिए तुर्की भी है बेकरार। हालांकि ये इंफॉर्मेशन जिस लिहाज से मैंने आपके सामने रखी है इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं डिफेंस जर्नलिस्ट निनाद सेठ इस वक्त हमारे साथ हैं। और साथ ही बता दूं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। निनाद, इसी चीज का मैं जिक्र कर रही थी और ये इंपॉर्टेंट हो चुका है इस मैप के जरिए इन तमाम लोकेशंस का जिक्र करना जहां हम एक ऐसे वॉर फ्रंट को देखते हुए बिल्कुल नकार नहीं सकते क्योंकि ये हलचल, ये गतिविधियां जिस तरीके से यहां पर बढ़ती जा रही हैं, तनाव की स्थिति कई महीनों से यहां पर कायम है। देखिए, अमेरिका घेराबंदी कर रहा है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बैटल ग्रुप्स इंक्लूडिंग USS जेरल्ड फोर्ड जो उनका सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ वो सबमरीन्स और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के सीरिया में 6 बेस भी हैं। अमेरिका की 5th फ्लीट बहरीन में है जहाँ पे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है और भूमध्य सागर में उनका 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चारों तरफ से ईरान को एक डेटरेंट धमकी दी जा रही है कि अगर आप कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको सोचने या करने से पहले आप हमारी प्रेजेंस देखिए, हमारी कैपेबिलिटी देखिए। और ये जो आपने कल अटैक बताया, आज अटैक बताया सीरिया में जो हुआ है वो ईरान बैक्ड ठिकानों पर, उससे उन्होंने फर्स्ट मूव भी कर दिया है। तो टेंशन बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है
और कुछ भी अगर होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस बढ़ेंगे। ईरान के लिए, ईरान बहुत बड़ा पावर है इस एरिया में, पर ईरान या तो पाकिस्तान अमेरिका से लड़ सकता है या फिर वो इजराइल से लड़ सकता है। इजराइल और अमेरिका से एक साथ लड़ना ईरान की कैपेबिलिटी में नहीं है अभी। तो इसलिए मुझको लगता है कि ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू काम करेगा, ईरान हमास के थ्रू काम करेगा, डायरेक्ट लड़ाई अभी नहीं करेगा। पर जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ मिसकैलकुलेशन, गलती से लड़ाई शुरू हो सकती है। बिल्कुल, उसी का ये नतीजा भी है। मैं एक बार मनीष आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि जिस अलग अलग वॉर फ्रंट का यहां पर मैंने अभी जिक्र किया है, ये साफ हो चुका है कि वर्चस्व की लड़ाई है हर तरफ। बिल्कुल, देखिए वर्चस्व की लड़ाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का अब तक जो मिडिल ईस्ट में वर्चस्व था वो यहाँ पर घटता हुआ दिख रहा है और इस बात का एहसास अमेरिका को भी है और इसीलिए अब अमेरिका को लग रहा है कि मामला हाथ से निकल सकता है। और तभी आप देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी धरती पर रहकर चेतावनी दे रहे हैं। ईरान को लगता है, क्योंकि ईरान के हौसले बुलंद हैं, हमास के हमले के बाद ईरान को लगता है कि उसका एक प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे आक्रमण की वजह से उसे लगता है कि दूसरा प्रोजेक्ट भी उसका आगे बढ़ रहा है और वैसी स्थिति में ईरान को लगता है कि उनके लिए सबसे स्वर्णिम दिन है कि इस वक्त वो अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे। मनीष, ये वर्चस्व की लड़ाई तो मैंने कह दिया, लेकिन अब मध्य पूर्व की स्थिति को कैसे आंका जाए फिर? देखिए, मध्य पूर्व की स्थिति बात सिंपल सी है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कहीं भी छोटा सा सीधा सा टकराव देखने को मिलता है तो फिर यह मामला बिगड़ जाएगा, जिसका संदेह अमेरिका के रक्षा मंत्री को भी है, जिसका संदेह पेंटागन को भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जानबूझकर ईरान उसको उकसा भी रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर मामला ज्यादा बढ़ा तो रूस ईरान की मदद करने को आ जाएगा और इसी उम्मीद में ईरान लगातार अमेरिका को उकसाते रहेगा, फिर चाहे वो इजराइल के बॉर्डर पर हो या फिर अमेरिकी बेस पर लगातार अलग अलग समर्थित गुटों के द्वारा हमले के लिए। देखिए, TV9 पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब पहाड़ियां दरअसल अब सुलग रही है। इन पहाड़ियों पर अब आपको लगातार इजरायली टैंक, इजरायली आर्मी की पोजीशन दिखेगी। तो अब आप सोचिए कि जिन इलाकों में इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था, धीरे धीरे जिन इलाकों को उन्होंने सिविल इलाका बना दिया था, अब एक बार फिर से वो कॉम्बैट जोन में तब्दील हो रहा है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम गोलन हाइट के एकदम करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक कि हमें परमिशन मिले, जहां तक कि हम कह सके। और देखिए, अभी फिर मेरे सामने कुछ आर्मर्ड व्हीकल यहां से गुजरे, जिसे हमारे कैमरा सहयोगी अमित ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। तो और फिर देखिए एक नया टैंक। तो लगातार इस तरह की जो मूवमेंट है टैंक और आर्मी पर्सनल्स की, वो बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो इजराइल सीरिया का जो बॉर्डर है, जो धीरे धीरे पहले सुलग रहा था, अब धधक रहा है ज्वालामुखी के तरह, कभी भी वो फूट सकता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कहने की मनीष, जहां मैंने आपसे ये पूछा कि मध्य पूर्व की स्थिति को कैसे आंका जाए, क्योंकि इसी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकेत मानी जा सकती है। मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर मध्य पूर्व वजह बनेगा। अब वजह की जहां तक बात करी तो समझिए कि मध्य पूर्व की बड़ी ताकत ईरान न सिर्फ सीरिया बल्कि इराक में भी विद्रोही समूह को लगातार हथियार दे रहा है और अमेरिकी बेस को संकट में डाल रहा है। आपके सामने जो इंफॉर्मेशन होगी अब आगे, और यह भी आपको बताते हैं कि इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को कितने हथियार दे रहा है ईरान। ये उन हथियारों की डिटेल अब मैं आपके सामने रखूंगी, जहां पर देखिए फज्र-1 रॉकेट को लेकर यह खबर सामने आती है। इसके साथ साथ शाहिद ड्रोन, HM-20 एमेराल्ड। हालांकि इसमें मैं बता दूं टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने नहीं रख पा रही, लेकिन निनाद मैं ये चाहती हूं कि ये जो डिटेल है, जो मैं टैंक्स के नाम ले रही हूं, चाहे ड्रोन हो, चाहे फज्र-1 रॉकेट हो, चाहे इसके साथ साथ HM-20 एमेराल्ड हो, T-72S टैंक, EW जैमर, ATGM को लेकर, जाफर जीप को लेकर, ये नाम मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि वो ईरान जो आर्म्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यहां तक कि मिसाइल, रडार, बोट, सबमरीन्स, अनमैन एरियल व्हीकल्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब कुछ जो सीरिया, सूडान, नॉर्थ कोरिया और रशिया को सप्लाई कर रहा है, क्या ये इस और संकेत नहीं बढ़ जाता कि विश्व युद्ध की ये स्थिति है जिसमें मध्य पूर्व सबसे बड़ी वजह साबित होगा?
देखिए, चिंगारी तो बिल्कुल जल रही है। ईरान के जो वेपन्स आपने मेंशन किए वो केपेबल वेपन्स हैं। जैसे शाहिद ड्रोन ने अपने आप को यूक्रेन में भी दिखाया है कि कितना केपेबल है। उनकी जो टैंक्स हैं वो काफ़ी मैन्यूवरेबल है, काफ़ी जल्दी घूमती हैं। उनके पास जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी जो आर्मी है वो भी बहुत ट्रेंड आर्मी है। पर ईरान के पास दो चीज़ें नहीं है। ईरान के पास एक केपेबल नेवी नहीं है, ईरान के पास एक केपेबल एयरफोर्स नहीं है। हालांकि चाइना से वो J-20 खरीदने की बात कर रहे हैं, पर अभी वो जब तक आएगा उसमें 2-3 साल लगेंगे, तो ईरान वहाँ पे कंस्ट्रेन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरा अब ईरान क्या करेगा कि ईरान को एक चीज़ पता है, अमेरिका अपने वेपन्स लाएगा, अमेरिका अपने ड्रोन्स लाएगा, अमेरिका अपनी मिसाइल्स लाएगा, अमेरिका अपनी एयरफोर्स लाएगा, पर अमेरिका अपने सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं लाएगा। और अगर जब ये इस तरह की गारंटी होती है तो ईरान ज़्यादा बोल्ड हो जाता है कि अमेरिका अपने सोल्जर्स नहीं लाएगा, हम जो चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब अमेरिका को अपने सोल्जर्स लाने ही पड़े। तो मेरे को लगता है कि एक खतरनाक दायरा है। कौन कहां इस दायरे में चलता है उससे अगले 15-20 दिन में पता चलेगा कि ये वॉर किस तरफ जाती है। और इजराइल के ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में अब जानकारी आपके सामने जो हमास के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इतना घातक हथियार कि हमास के लड़ाकों का टनल में छिपकर रहना अब हो जाएगा नामुमकिन। हमास की टनल में तबाही मचाने की रणनीति को लेकर यह सबसे बड़ा फैसला। इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी। इजराइल टनल में अब स्पॉन्ज बॉम्ब से करेगा हमला। जी हां, एक और रणनीति अपनाई जा रही है और यह रणनीति है टनल्स को ध्वस्त करने के लिए। अब उसमें यह स्पॉन्ज बॉम्ब आखिर है क्या, कैसे करेगा यह काम, क्या सोच रहा है आखिर इजराइल, ये तमाम जानकारियां आपके सामने होंगी क्योंकि हमास के लड़ाकों की टनल में छिपकर रहना अब मुश्किल होने वाला है। अब ये ग्राफिक्स के जरिए लोकेशन के साथ साथ डिटेल आपके सामने ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर स्पॉन्ज बॉम्ब की खासियत है क्या और ये कैसे काम करेगी। टेरर टनल का काल, स्पॉन्ज बॉम्ब विकराल। क्योंकि यहां सबसे पहले इस तस्वीर को जरा गौर करिए। पिन हटाते ही केमिकल, ये दो केमिकल आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन और ब्लू कलर के। ये स्पॉन्ज बॉम्ब किसी एक्सप्लोसिव से नहीं बनता बल्कि केमिकल से बनता है। और पिन हटाते ही दो केमिकल आपस में मिल जाएंगे। सैनिक बॉम्ब को सुरंग में फेंककर दूर हट जाएंगे। रासायनिक क्रिया होगी, सुरंग में फोम भर जाएगी और फोम भरते ही क्या होगा, फोम की परत से सुरंग बंद हो जाएगी। हमास के लड़ाके फंस जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमास के खिलाफ इजराइल का यह स्पॉन्ज बॉम्ब निर्णायक हथियार साबित हो सकता है, इसलिए इजरायली सेना सुरंगों में स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल करने की जो प्लानिंग कर रही है उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसकी आखिर ये रणनीति क्या है, जरा देखिए। होता क्या है, इस बॉम्ब में दो तरह के केमिकल होते हैं। ये काम कैसे करता है, बॉम्ब में एक पिन होता है, पिन हटाते ही केमिकल आपस में मिल जाएंगे। खतरनाक आखिर ये क्यों है, क्योंकि केमिकल मिक्स होते ही सुरंग में फोम भर देंगे और दुश्मन का सफाया कैसे होगा, स्पॉन्ज बॉम्ब से सुरंग ब्लॉक हो जाएंगी। हमास लड़ाके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। इजरायली सेना घेर कर इनका ऐसे में सफाया कर सकेगी। राजन कोचर सर, टनल तक पहुंचना अभी तक चुनौती थी, टनल के ऊपर बसे गाजा को तबाह कर दिया गया है, अब टनल के नीचे तबाही की तैयारी। देखिए सुरभि, ये स्पॉन्ज बॉम्ब की जो प्रैक्टिस है इजराइल 2021 से कर रहा है और एक डेमो टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पे इन बॉम्ब्स की टेस्टिंग की गई है और एक टैक्टिकल मैनूवर हम इसको बोलेंगे कि ये जब फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस टनल के अंदर जाएंगी और अगर ये स्पॉन्ज बॉम्ब एक्टिवेट होता है तो ये बहुत जल्दी एक फोम तैयार करता है। Exactly. और वो फोम सेकंड्स में ही सॉलिड बन जाती है, एक दीवार की तरह बन जाती है और वो सोल्जर्स को एम्बुश से बचाती है। अगर उस तरफ अगर आपके ये मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे और हमास के हैं तो वो इजरायली सोल्जर्स के ऊपर फायर नहीं कर पाएंगे बिकॉज टनल्स का मैक्सिमम केमिकल का असर शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम ड्रॉबैक आपका यही रहता है टनल्स में कि आपको छुपने की जगह नहीं है, आप अपना आड़ से फायर नहीं कर सकते। हम जैसे फायर एंड मूव अपने टैक्टिक्स की बात करते हैं, हम जब अपना आड़ लेते हैं और फिर
दूसरी आड़ लेते हैं, तो वो हम टनल्स में ये मैनूवर नहीं कर पाएंगे। एक क्विक रिएक्शन निनाद मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि टनल्स में तो एस्केप रूट बहुत सारे हैं, ऐसे में कैसे पिन पॉइंट हिट किया जाएगा इन्हें? देखिए, सारी टनल्स में एस्केप रूट नहीं होते, कुछ टनल्स एक तरफा होती हैं और ये उन टनल्स में बड़ा काम आएगा, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, पर कई बार उनको जस्ट सील करके मजबूर करने में या मारने में कि वो बाहर ही ना निकल पाए जो अंदर टनल में छुपे हुए हैं। तो कई टनल्स एक तरफा है, कई टनल्स चार तरफा है, कई टनल्स संकरी हैं, कई टनल्स चौड़ी हैं। हर टनल के लिए अलग अलग वेपन्स इस्तेमाल होंगे। स्पॉन्ज, इजराइल बहुत ही इनोवेटिव कंट्री है, नए नए डिफेंस वेपन्स आता है। स्पॉन्ज वेपन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अचानक, जैसे हम फैंटेसी फिल्मों में देखते हैं, बटन दबाते ही दरवाजा बंद कर देता है, एक पूरा टनल ही सील कर देता है, सील कर देता है टनल को। पर उनके पास GBU-72 बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं। अगर बहुत डीप टनल है तो GBU-72 छोड़ के जो जमीन को फाड़ के नीचे जाके फटता है, 15-15 मीटर नीचे जाके फटता है, वो इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट आई थी कि हो सकता है वो सरीन गैस इस्तेमाल करें, जो जिनेवा और हेग कन्वेंशन। हालांकि ये खबर आज इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि और भी ऐसी खबरें आ रही हैं जो इजराइल की चिंता बढ़ा सकती है। बंधकों पर हमास ने अब बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। मैं आपके पास आती हूं, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हमास की तरफ से यह कहा गया है कि 200 से ज्यादा बंधकों में से 50 की मौत हो चुकी है। इन मौत के लिए हमास जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसने इजराइल पर हमलों की जिम्मेदारी डाली है। अब हमास की तरफ से कहा गया कि इजरायली हवाई बमबारी में बंधक मारे गए हैं। ये बंधक अलग अलग सुरंगों में रखे गए थे। तो होस्टेज को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि 50 बंधकों की मौत पर हमास किस तरह के अब दावे कर रहा है। इंफॉर्मेशन इसी बारे में आपके सामने होगी, क्योंकि इजराइल की बमबारी में 50 बंधकों की मौत का जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर ये जानकारी, क्योंकि उत्तरी गाजा की अलग अलग सुरंगों में बंधकों को रखा गया। 8 से 14 अक्टूबर की बमबारी में ये बंधक मारे गए। बंधक इजरायली मिसाइलों की चपेट में आ गए। इस बमबारी में 40% गाजा मलबे में तो तब्दील हो चुका है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसाम ने यह दावा किया है कि इजराइल की तरफ से जो अटैक हुए हैं, जो स्ट्राइक्स की गई हैं, उसमें बंधकों की भी जान चली गई है। एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। अमेरिका के बाद अब इजराइल हमास युद्ध में रूस की एंट्री को लेकर एक और बड़ी खबर आई। रूस की राजधानी मॉस्को हमास का नेता पहुंचा। पुतिन के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात को लेकर आज बड़ी खबर आई। विदेशी बंधकों को छुड़ाने पर हमास से चर्चा हुई और गाजा पर इजरायली हमले को लेकर बातचीत हुई है।